अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख सुहेल अहमद है और मैं 13 नंबर स्कूल के अंदर मौलिक के पेशे से वाबस्ता हूँ। इससे पहले हमारा एक लेक्चर हो चुका जोग्राफी के ताल्लुक से। आज इंशाअल्लाह ये दूसरा लेक्चर है और जिसके अंदर हम लोग नक्शे को देख के किस तरीके से सवाल के जवाब देंगे और तरसीम को देंगे, तो इससे आपको कम से कम 10 मार्क्स का आपको इसमें इजाफा हो जाए। और खान एकेडमी किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। वसीम सर लाइव आपको लेक्चर्स ले रहे कंटिन्यू, और बीच में सर मुझे ये मौका इनायत फरमा रहे, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो बिना किसी ताखिर के आज हम लोग जितने भी नक्शे हैं, जितना भी वक्त है हमारे पास, उस दरमियान में जितने भी नक्शे आते हैं और तरसीम आएगी, तो इंशाल्लाह उसके सवाल के जवाब हम लोग इसमें करेंगे। इसमें से कुछ सवालात मैं छोड़ दूंगा, तो आप बीच में वो ना करें। जो सवालात आपको आने वाले हैं, जो आ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको उसकी निशानदेही करते चलता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ याद रखें, आपको जो तरसीम एक आती है कि तरसीम बनाएं और सवाल के जवाब दें, और एक आता है कि तरसीम दी होती है उसको देख के आपको जवाब लिखनी होती है। तो आसान कौन सा है भाई? तरसीम देख कर जवाब देना ये सबसे ज़्यादा आसान है। देखिए, बनी बनाई बिरयानी खाए, बना के खाने में नुकसान हो सकता है ना। नीम हकीम जान को खतरा। तो जब तक आपकी उस पर अच्छी प्रैक्टिस ना हो, अच्छी मश्क ना हो, तो आप उस पर हाथ बिल्कुल भी ना लगाएं। कोशिश करें। और देखिए, आपकी किताब दरसी किताब है, उसी में से आपको तरसीमें आने वाली, कोई आपको नई तरसीम में से किसी सबक से आने वाली नहीं है। तो ये आपके आज जो हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, जिसमें 10 मार्क्स आपके किसी भी तरीके से कवर हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए, इसके अंदर नज़र आ रही है तस्वीर आपको बराबर। थोड़ा सा हम लोग अपने हिसाब से इसको जूम आउट वगैरह कर लेंगे, जैसी भी ज़रूरत रहेगी। देखिए, इसमें सवाल था किताब के अंदर कि भारत का 6000 मीटर से ज़्यादा बुलंदी वाला हिस्सा किस सिल्क में। अब देखिए, सबसे पहले तो ये नक्शा देखने के लिए आपको यहाँ पे जो इशारे दिया गया रहता है, तो सबसे पहले आपको ये पढ़ने अच्छे से आना चाहिए। तो आपको ये सबसे ज़्यादा पहले तो यही आना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर आपको देखिए बताया गया है, हर रंग दिया है। यहाँ पे सिल्वर कलर है, तो 8000 मीटर बताया गया है बुलंदी का पैमाना। तो यहाँ 6000 से 8000 में ऑरेंज बता दिया गया है। इस तरीके से ये आपको उसमें निशानदेही दी गई है सब जगह। तो आपको बस यहाँ से देखना है और समझना है कि किस चीज़ की बात हो रही है। कि भाई अगर आपसे पूछ लिया 2000 से 200 से लेकर 600 मीटर की, इसको हम मदारिज कहते हैं, इसके मदारिज कहते हैं इसको। 200 से 600, 600 से 1000, ये सब मदारिज है, ठीक है। इसको देख के आप आसानी से यहाँ पे आपका आंसर कर सकते हैं और आसानी से इसमें आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। देखिए, अब इसमें पूछा था कि 6000 मीटर से ज़्यादा बुलंदी वाला हिस्सा किस सिमत में है। देखिए, सवाल आप हमेशा याद रखें, सवाल उसने पूछा है किस सिमत में है, तो कौन सी सिमत में होगा। देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, सिल्वर दिख रहा है। यहाँ पे क्या था नक्शे के अंदर, 6000 से लेके 8000 है ना। तो ये सिल्वर कलर जो है, ये है वो 6000 से 8000 किलोमीटर, ये सॉरी किलोमीटर मीटर। तो ये आप देखें तो सिल्वर कलर देखेंगे, हम लोग तलाश करेंगे। अब किस सिमत में कहा है, तो देखिए ये कौन सी सिमत में आ रहा है, ये शुमाली सिमत में आ रहा है। और एक यहाँ देखेंगे तो मशरिकी सिमत में। जवाब आ जाएगा आपका शुमाली मशरिकी सिमत में। देखिए, सिमत लिखना भी याद रखें कि आपको हमेशा शुमाली, मशरिक, शुमाल, जुनूब, मगरिब और जुनूबी मशरिक और जुनूबी मगरिब लिखना है ना। इसमें आप लिखने में कोई गलती ना करें, क्योंकि देखिए
या तो बाल पकड़ के मारे या तो पैर घसीट के मारे, बीच बीच में से बिल्कुल भी घसीटे नहीं इसको। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो आपको इसमें आपकी बस ये कलर याद रखने और इंशाल्लाह उसी के ऊपर आपके पूरे मार्क्स कवर हो जाए। फिर इसी पे देख लेते सवाल दूसरा। जजीरे नुमा भारत में जुनूब की सिंध बहने वाली नदी तलाश कीजिए, वो किस नदी की वादी में आती है? किस तरफ कह रहा है? जुनूब की सिंध में बहने वाली नदी। अभी आपको कहाँ मिलेगी? तो आपके देखिए आपका पेज नंबर 17, उसके ऊपर आपको ये नजर आएगी। पेज नंबर 21। इसमें क्या सवाल किया था कि जजीरे नुमा, देखिए ये इलाका जो है ये क्या है? पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए जजीरा किसको कहते हैं और जजीरे नुमा किसको कहते हैं। जजीरा किसको कहते हैं? कि खुश्की का इलाका जिसके चारों तरफ पानी से वो घिरा हो, उसको हम कहते हैं जजीरा। और जजीरे नुमा यानी उसके जैसा, तो यहाँ पे क्या है? देखिए ये जजीरे नुमा है, ये 3 हिस्सों से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? जजीरे नुमा। अब इसने सवाल किया था कि जजीरे नुमा भारत में जुनूब की सिंध बहने वाली नदी तलाश करें। तो आप देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक नदी आपको मिलेगी जो जुनूब की सिंध में बहती हुई नजर आएगी, है ना? कौन सी है वो? प्राणहिता। ठीक है, कौन सी है? प्राणहिता। देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगी प्राणहिता, ये देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, यानी इस सिंध में बह रही है। ये क्या है? गोदावरी की वादी में आती है। किस तरफ आती है? गोदावरी की वादी। इसमें लिखा हुआ है भाई किस सिंध में बह रही है, तो पहले तो समझ में आ गया जुनूब सिंध में बह रही है। फिर वो किस नदी की वादी में आती है, कौन सी है? देखिए ये गोदावरी की वादी है, इसके गोदावरी की वादी में आती है। समझ में आ गया आपको? ये क्लियर? ये भी आपके मार्क्स आसानी से आपको मिल जाएंगे। ये क्लियर हो गया क्या? चलिए देखिए तीसरा सवाल कि शुमाल की तरफ गहरे हरे रंग में, देखिए गहरे हरे रंग की बात हो रही है ना, में दिखाए गए जमीनी हिस्से की ढलान किस सिमत में है? देखिए गहरे हरे रंग की शुमाल के अंदर, तो गहरा हरा रंग यही है, तो इसकी ढलान किस सिमत में है? मशरिकी सिमत में। कैसे समझ में आ गया कि मशरिकी सिमत में? कैसे समझ में आया? कैसे समझ में आया आपको कि ये मशरिकी सिंध है? आपने जवाब देख लिया पंडित? नहीं। देखिए ज्यादातर जो नदियां हैं वो इधर से शुमाल की सिंध से किधर बह रही है? मशरिकी सिंध में बह रही है। तो जिस सिंध में ढलान होगी, है ना भाई, इसी तरफ ढलान है तो पानी इधर ही बहेगा। इसके लिए क्या है कि ये इसका सवाल का जवाब क्या देगा कि शुमाल की तरफ गहरे हरे रंग में दिखाई गई जमीनी हिस्से की ढलान किस सिंध में है? तो जिस तरफ पानी बहेगा, दरिया बहेंगे, वही सिंध उसकी रहेगी। तो कौन सा? ये मशरिकी सिंध। क्लियर हो गया ये भी? देखिए ये तो हम लोग कर चुके, कोई अरौली का हम लोग कर चुके ना। कोई अरौली से छोटा नागपुर की सतह मुर्तफा के दरमियान मौजूदा सतह मुर्तफा की फहरिस्त तैयार कीजिए। ये हम लोग ने किया था ना, अरे याद ही नहीं क्या था? कुछ याद आया? वेरी गुड। देखिए मेवाड़ अरौली के पास से, उसके बाद है मालवा, बुंदेलखंड, फिर उसके बाद है बागेलखंड और छोटा नागपुर। ठीक है, इसका आंसर समझ में आ गया? देखिए कभी कभार इसको सवाल कैसे आ जाता है, अब ये है मगरिब से मशरिक की सिंध, आपको सवाल आ जाएगा कि अगर मशरिक से मगरिब की सिंध पूछ लिया, सतह मुर्तफा को लगाए तो क्या करेंगे? आप याद ऐसे ही रखे सीक्वेंस में, जब आपसे मगरिब से मशरिक पूछेगा तो बस सीक्वेंस को उल्टा कर दें, पहले लिख दिए सीधा आप लोग और उसको बाद में उल्टा कर दिया, तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दिमाग पे ज्यादा जोर देने की भी जरूरत नहीं। ठीक है,
उसके बाद मशरकी घाट की चोटियों के नाम बताइए। बाहुबली पिक्चर देखे आप लोगों ने? हाँ, देखिए उसके अंदर है महेंद्रगिरी, मल्लगिरी। तो यहाँ देखिए आप लोग, एक यहाँ पे मिल गया आपको महेंद्रगिरी, दिख रहा है आपको? देखिए ये है महेंद्रगिरी, ये क्या है? मशरकी घाट की ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, और एक है मल्लगिरी। ये देखिए यहाँ पर मल्लगिरी और एक महेंद्रगिरी। अगर सवाल आ गया कि मशरकी घाट की ऊंची चोटियों के नाम बताए, तो आप याद रखें कि आपको मशरकी और ये महेंद्रगिरी और मल्लगिरी, ठीक है? क्लियर है? ये भी क्लियर है? देखिए उसके बाद देखिए उसके बाद है कि ब्रह्मपुत्र के नशेबी मैदानी इलाके की सरहद किस पहाड़ी इलाके से वाज़ेह होती है? ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र नदी हमको ये मालूम होना चाहिए कहाँ से है ये, है? अगर आप लोगों ने पेज नंबर 21 पर भारत की जो नदियां हैं उसको देखा होगा, तो यहाँ से देखिए आपको याद आ जाएगी, ये मानसरोवर के पास से निकलती है, चीन में जो बहती है तसांगपू, यहाँ पे आके हो जाती है दिहांग अरुणाचल में, जैसे ही ये आसाम में आती है तो बन जाती है ब्रह्मपुत्र। तो ये ब्रह्मपुत्र का क्या पूछा उसने कि नशेबी इलाका कौन सी इलाके में, कौन से पहाड़ की है? तो देखिए ये इलाका कौन सा है? ऊपर कौन सा है? मगरबी हिमालय है, इस तरफ कौन सा है? मशरकी हिमालय। तो जवाब क्या आ जाएगा? मशरकी हिमालय के। उसके बाद आपको पूछा है नीलगिरी पहाड़ के, नीलगिरी पहाड़ का निस्बती मकाम बताए। निस्बती मकाम यानी जहाँ पर दो पहाड़ मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये देखिए ये है मगरिबी घाट, ये जो बना हुआ ना ये ऑरेंज जो ज्यादा ये मगरिबी घाट है, और इस तरफ से है जो आपकी ये मशरकी घाट जो टुकड़े हिस्से में है, आजाद हिस्से में है। अब ये जहाँ पे दोनों आके मिल रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? निस्बती मकाम कहेंगे। तो निस्बती मकाम पे यहाँ कौन सा पहाड़ है? यहाँ पर कौन सा नजर आ रहा है आपको? देखिए नीलगिरी पहाड़ है यहाँ पर, है ना? इसका निस्बती मकाम कौन सा हो गया? नीलगिरी पहाड़ कि जहाँ पर मगरिबी घाट और मशरकी घाट दोनों आके मिलते हैं, उसका निस्बती मुकाम वहाँ पर कौन सा है? नीलगिरी पहाड़। ठीक है। इसके बाद देखें, अब इसमें एक सवाल दिया है कि सह्याद्री पहाड़ किस सिमत में बढ़ती चले जा रही है? किस सिमत में बढ़ती चले जा रही है? सह्याद्री पहाड़ी किसको कहते हैं मालूम है आपको? सह्याद्री पहाड़ देखिए, एक है मशरकी घाट जो मशरक की तरफ, और जो मगरिब की तरफ है वो मगरिबी घाट। इसी मगरिबी घाट का नाम है सह्याद्री पहाड़। ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कुलसुबाई। ठीक, इसको याद रखें, इसको आप लोग सह्याद्री पहाड़। हो सकता है मगरिबी घाट के बजाय आपको सह्याद्री पहाड़ दे दे, तो आप भूल जाएंगे, तो याद रखें सह्याद्री पहाड़। अब इसमें क्या पूछा, किस सिमत में ये बढ़ते जा रहे हैं? तो अगर आप इसको देखेंगे, देखिए यहाँ से ये पहाड़ ऐसा है और यहाँ पे ये ज्यादा हो गया। अगर हम इसको इस तरह से घुमा देंगे क्रॉस करके, तो किस तरफ सिमत में ये ज्यादा ऊंचा दिखाई देगा? कौन सी सिमत है ये? जुनूबी सिमत है। तो अपना मगरिबी घाट किस सिमत के अंदर बुलंद है ज्यादा? मगरिब की तरफ है, ये जुनूब की तरफ, सॉरी जुनूबी सिमत में ये ऊंचा है ज्यादा। ठीक है। इसके बाद दिया है आपको, देखिए विंध्या पहाड़। विंध्या पहाड़ किन दरियाओं की वादियों के लिए आबी तकसीमकार है? यानी विंध्या का जो पहाड़ है वो किन नदियों को, यानी कौन से दरियाओं को तकसीम करने का काम करता है? आबी तकसीमकार यानी पानी को तकसीम करने का काम। अब आपको पहाड़ याद होना चाहिए। मैंने उस रोज भी कहा था कि भाई आपको ये पहाड़ सारे याद होना चाहिए। एक तो ऊपर हिमालय है, राजस्थान में आ जाएंगे तो अरौली का पहाड़ है, मध्य प्रदेश में आ जाएंगे आप तो विंध्या पहाड़ है, उसके नीचे आपको सतपुड़ा मिल जाएगा। एक मगरिबी घाट यहाँ पे समझ में आ गया, इस सिमत में मशरकी घाट है, और नीचे कौन सा? नीलगिरी का पहाड़ है, जहाँ पे दोनों भी आके मिलते हैं। ठीक। अब यहाँ क्या पूछ रहा है कि विंध्या पहाड़ किन दरियाओं को तकसीम करता है? यानी
बीच में है और उसके एक तरफ ऊपर नदी बह रही है और एक नीचे तरफ। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, विंध्य पहाड़ दिखा आपको? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख गया? दिख रहा है विंध्य पहाड़? ऊपर नीचे दिखा क्या आपको? ये देखिए विंध्य पहाड़ नजर आ रहा है। अब ये तकसीम कर रहा है, इसके नीचे जो है यहाँ पे एक नर्मदा नदी है, इसके नीचे इस सिलसिले में देखिए यहाँ पे जो है नर्मदा है। ये देखिए ये नर्मदा नदी दिख रही है, ये नर्मदा नदी है, ये विंध्या पहाड़ का सिलसिला है। अब ये यहाँ पर है, ऊपर कौन सी नदी है? गंगा का इलाका है, गंगा का मैदानी इलाका है ना, गंगा के सारे माउंट दरिया सब ऊपर है। तो ये विंध्या पहाड़ क्या कर रहा है? दोनों को तकसीम करने का काम कर रहा है। बीच में आ गया, ऊपर गंगा हो गई, नीचे नर्मदा नदी हो गई। ये क्या कर रहा है? इसको तकसीम करने का काम कर रहा है। इसी तरीके से एक और दरिया है यहाँ देखिए, एक और एक पहाड़ है, अरवली पहाड़। इसको भी सवाल आता है कि अरवली पहाड़ किन दरियाओं का तकसीमकार है। तो देखिए ये अरवली पहाड़ है, ये किसको किसको तकसीम कर रहा है? देखिए नीचे क्या है? साबरमती है, मही है, और एक यहाँ पर आप देखिए ये साबरमती, मही और एक लूनी, ये है यहाँ पे 3 दरिया है। और ये यहाँ पर पहाड़ है, तो ये और गंगा। तो ये अरवली पहाड़ किसको किसको आगे तकसीमकार कर रहा है? गंगा को और लूनी, साबरमती और मही, है ना। इसको याद रखिए। देखिए मही करके एक है, लूनी, दोनों में कॉमन आएगा कौन सी? गंगा दोनों में कॉमन रहेगी। बस आपको नीचे विंध्या पहाड़ में नर्मदा आ जाएगी और अरवली पहाड़ के अंदर आपको मही, लूनी और साबरमती आ जाएगी। क्लियर है यहाँ पर ये बात? क्लियर, समझ में आ रहा है? तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि तकसीम करने का काम। भाई अगर हम कोई बीच में एक चीज रख देंगे किसी के, तो 2 लोग तकसीम हो जाएंगे ना। तो देखिए विंध्या पहाड़ क्या कर रहा है? गंगा को और नर्मदा को तकसीम। अरवली पहाड़ गंगा कॉमन आ गया, तो गंगा हमको याद है, गंगा और नीचे क्या है? मही और लूनी। इसको क्या कर रहा है? वो तकसीम करने का काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर है ये सब यहाँ तक? देखिए इसके बाद देखिए मैं आपको यहीं पे एक जवाब और अपनी बता देता हूँ। पुलकित झील, ये वाली, इसको आप याद रखें। ये निशानदही लगाने के लिए इस बार आ सकती है। पुलकित झील यहीं पर है, पुलकित झील, ठीक है। ये दिख रहा नहीं है? ये पुलकित झील होगी, इसको अच्छे से आप लोग याद रखें। और मैंने आपको बताया था कराईकल, देखिए यहाँ पर है वो कराईकल, कराईकल यहाँ पर है, उसको भी याद रखें। और इसको याद रखिए आप लोग, देखिए ये आ रहे हैं ना बंगाल से, ये क्या है? न्यूमोर जजीरा, ठीक है। ये तीनों को याद रखिए। हो सकता है कि इस बार शायद ये आपको निशानदेही करने के लिए अगर आएगा भारत का, तो उसमें ये तीनों को इम्पोर्टेंट समझ के आप लोग याद करें, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ना 2 सवाल मैं और आपको बता देता हूँ। कभी कभार पूछता है कि भाई भारत के 2 जजायर कौन से हैं? कौन से 2 जजायर है? एक अंडमान निकोबार है और एक लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के जो पहाड़ है वो कैसे, ज्यादा बुलंद है क्या? ज्यादा बुलंद नहीं है, ज्यादा चौड़े नहीं है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको मूंगे का जजीरा भी कहते हैं। कभी सवाल आ जाता है मूंगे का जजीरा किसे कहते हैं, ये भी याद रखें। अंडमान निकोबार जजीरे के अंदर भाई क्या है? तो इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट सवाल है यहाँ पर कि एक जिंदा आतिश फिशा कहाँ पर है, उसका क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है? बैरन। क्या नाम है उसका? बैरन। देखिए यहीं पर है, यहाँ पर, इसको आप याद रखें, बैरन जजीरे को, बैरन जजीरा, इसको भी याद रखें। एक जुमले में सवाल भी आ जाता है आपको। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, नक्शे से दोस्ती कर ले आप लोग, आप उसको किसी भी तरीके से समझे, आपको आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। चलिए इसको भी देखिए। अब आगे इसके बाद अब आ जाए ब्राजील पे। सबसे पहले तो उसकी 2 जमीनें हैं, याद रखें। एक गयाना की बुलंद जमीन है जो शुमाली मगरबी सिंध में है, और एक ब्राजील की बुलंद जमीन है जो जुनूबी इधर है, मशरिकी सिंध में है। तो याद रखें। इस पे भी सवाल आता है कि अमेज़न दरिया की वादी कौन सी 2 बुलंद जमीनों के दरमियान में आती है?
है ना, ये सवाल आता है इस तरह से। तो अमेज़न दरिया की वादी का, अमेज़न किसके आता है, गयाना की बुलंद जमीन और ब्राजील की बुलंद जमीन के दरमियान में। ठीक है, इसके भी सवाल के जवाब देख लेते हैं। मदारिज आप याद रखें, देखिए 0 से 200 तक है, तो ये डार्क कलर का है। तो डार्क कलर कौन सा है, ये दिख रहा है आपको। एक पंपास का इलाके भी डार्क है, इसमें ना थोड़ा सा फेड हो जाता है कलर, इसको भी याद रखें। यहाँ पे पैराग्वे दरिया है, ये भी डार्क है एकदम। उसके बाद 200 से लेकर 500 के दरमियान ये इलाका है जो अमेज़न और ब्राजील की बुलंद जमीन के दरमियान का इलाका। और ये 500 से लेके 1000, ये आपको जो दिख रहा है ये कौन सा इलाका है भाई, सतह मुर्तफा के इलाके हैं ये सारे, है ना, बुलंद जमीन के इलाके, खुश्की के इलाके हैं ये सब। देखिए ये खुश्की का चौगोश है ना, यहाँ पर साहिबारा का इलाका, कम बारिश के इलाके। और ये है डार्क ऑरेंज कलर के जो हिस्सा है, ये क्या है, ये सतह मुर्तफा है ब्राजील की। ठीक है, इसको ज़हन में रखिए। अब इसको देखिए, इसका जवाब देखिए आप लोग। देखिए, अमेज़न की दरिया की वादी की बुलंदी के मदारिज बताइए। किसका पूछ रहा है, अमेज़न के दरिया की वादी के मदारिज। तो मदारिज कहाँ मिलेंगे, इसी में मिलेंगे। अब देखिए यहाँ डार्क कलर है, यहाँ पे भी डार्क कलर है। सवाल अमेज़न की वादी के मदारिज पूछा है, तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, 0 से लेके 200, है ना, के अंदर क्या है, इसके मदारिज है। 0 से लेके 200 मीटर के दरमियान में इसकी मदारिज है। आप इतना सा लिखते जवाब आसानी से। दूसरा सवाल आता है, अमेज़न दरिया की वादी कौन सी 2 बुलंद जमीनों के दरमियान है। अभी आपको बताया मैंने, अमेज़न वादी की गयाना की बुलंद जमीन और ब्राजील की बुलंद जमीन के दरमियान में है। ठीक है, उसके बाद है आपको 500 से 1000 बोल रहा है। तो क्या देखेंगे भाई, 500 से 1000, यानी पीले कलर का जो ये रंग है, यहाँ इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए क्या पूछ रहा है सवाल, 500 से लेकर 1000 मीटर बुलंदी इलाकों का मुशाहिदा कीजिए। जर्द रंग से दिखाई गई इस जमीन की वसअत सिमतों के हवाले से दीजिए। उसकी वसअत यानी उसका फैलाव, और किसमें दीजिए, सिमतों के जरिए से बताइए, यानी किस सिमतों में फैला हुआ है। तो कैसे इसको बोलेंगे हम लोग, कैसे इसको बोलेंगे, किस सिमत में फैला है। देखिए, जुनूबी मशरिक, शुमाली मशरिकी सिमत में ये फैला हुआ है। बात समझ में आ रही है। फिर से हमने पैर पकड़ के मारे और ऊपर से सर पकड़ के, फिर बाल पकड़ के मारे, है ना, दोनों इसी तरह से काम करें। शुमाल से मशरिक और जुनूब से मशरिक और शुमाल से मशरिकी सिमत के अंदर ये जो जर्द रंग इलाका है ये फैला हुआ है। उसके बाद देता है आपको कि जर्द रंग के मुंतशिर हिस्से किस चीज को जाहिर कर रहे हैं। देखिए ये मुंतशिर हिस्से दिख रहे हैं, जर्द रंग के डार्क, ये क्या जाहिर कर रहे हैं, तो ये ब्राजील की सतह मुर्तफा को जाहिर कर रहे हैं। क्या है ये, ब्राजील की सतह मुर्तफा। सतह मुर्तफा किसको कहते हैं भाई, जमीन से ऊंची जो जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं, सतह मुर्तफा। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, आतिशफिशा पड़ जाता है, उसके अंदर से माए गैस निकलती है, फिर वो सूख जाती है ना, ठंडी हो जाती है, तो जमीन की परत ज्यादा हो जाती है, ऊंची हो जाती है, उसको कहते हैं। इसके बाद देखें, कहता है कि अमेज़न की वादी, अब याद है अमेज़न की वादी 0 से 200 मीटर की बुलंदी में थी। सवाल है कि अमेज़न की वादी के अलावा 200 मीटर से कम बुलंदी वाले इलाके कौन से, 200 से कम वाले, है ना। अब अमेज़न का रंग कौन सा था, डार्क, तो अब ऐसे वाले ढूंढेंगे इलाके। तो देखिए मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा कलर समझ में नहीं आता है। पैराग्वे में दिख रहा है वही कलर, पैराग्वे दरिया, तो आप लिखेंगे पैराग्वे दरिया और पंपास का इलाके के अंदर 200 से कम, 200 मीटर से कम का इलाका, ये दोनों भी है। कौन सा है, पंपास और कौन सा है, पैराग्वे। ठीक है, ठीक है, इसको देखते हैं आगे। ये समझ में आ गए यहाँ तक। देखिए ये आपके आराम से आपको 4 मार्क्स दिला देगा। उसके बाद नक्शे भी है, देखिए ये जिसको भी याद रखें थोड़ा सा। इसमें एक सवाल आता है कि अमेज़न के दरिया, ज्यादातर दरिया शुमाली मशरिकी सिमत में बहते हैं, उसकी वजह क्या है। ब्राजील के जो ज्यादातर दरिया है वो शुमाली मशरिकी सिमत में बहते हैं, उसकी वजह क्या है कि नहीं, देखिए इसकी वजह क्या है, ढलान, जिस तरफ ढलान होगी भाई ज्यादा दरिया उसी तरफ बहेंगे ना। इस बात को अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखें कि दरिया अगर उससे बह रहे, इसका मतलब जमीन क्या है, शुमाल की तरफ, उसकी ढलान ज्यादा होगी। ब्राजील का जो ज्यादातर हिस्सा है
मगरिब से शुमाल की तरफ ढलान है और मगरिब से लेके मशरिक की तरफ ढलान है, जिसकी वजह से उसके सारे दरिया क्या है, शुमाली मशरिकी सिमत में बहते हैं। क्लियर हो गई बात ये है ना। जुनूब से शुमाल की तरफ ढलान है और मगरिब से मशरिक की सिमत में ढलान है, इसलिए इसके ज्यादातर दरिया किस तरफ बहते हैं, शुमाली मशरिकी सिमत में बहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको पैरागोवे, पैराना और उरुग्वे दरिया, इसको आप लोग याद रखें। ये आपको निशानदेही करने के लिए भी आ जाता है और एक जुमले के उसमें सवाल के लिए भी आ जाता है कि भाई ये उरुग्वे दरिया जो है किस सिमत में बहता है। तो देखिए इसको आप किस सिमत में बह रहा है, यहाँ पे एरो का निशान दिखा दिया आपको। तो ये कौन सी सिमत से कौन सी सिमत में बह रहा है, मशरिक से मगरिब की सिमत में बह रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपकी। देखिए इसको याद रखिए आप लोग, इस पे सवाल बनेगा, एक जुमले में भी आ जाएगा आपको। और एक याद रखिए कि पैरागोवे, पैराना और उरुग्वे ये तीनों को कैसे याद करेंगे। देखिए PPU है ना, यहाँ पे क्या है, तो ये डेल्टा इलाका है, तो ये पैरागोवे का दरिया इस सिमत में बह रहा है। देखिए इसकी सरहद से ही उसको इस तरह से लाएंगे और निशान ऐसा लगाना है आपको। ठीक है, इस सिमत में बह रहा है। उसके बाद दूसरा P है पैराना, यहाँ पे देखिए ये सांता कैटरीना है और ये जो इलाका है ये क्या है, पैराना का। तो ये क्या है, पैराना की सरहद से ये दरिया बह रहा है। ठीक है, ये भी आप उसको याद रखें। जुनूबी और मगरिबी सिमत में ये बहता है, किस तरह बहता है, जुनूबी और मगरिबी सिमत में कौन से दरिया बहते हैं, पैरागोवे और पैराना, डबल P है ना। और उरुग्वे जो है वो किस सिमत में, मशरिक से लेके मगरिब की सिमत में बहता है। ठीक है, क्लियर है ये भी। अभी इसको आसानी से इसको याद रखिए आप लोग, किस सिमत में दरिया इसके बह रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया था, गंगा जमुना ये सब अपना हो चुका है ना, अब ये हो गया, इसमें कोई मसला नहीं है। इसे देखिए आप, देखिए इसके अंदर सबसे पहले तो देखिए आखिरी का सवाल पढ़े, इस नक्शे में किस तरीके से तकसीम जाहिर की गई। आपने 9 का जो पहला ही सबक है आपका है ना, नक्शों का है ना आपको 9 के अंदर पहले ही सबक था। अब देखिए क्या बोल रहा है, इस नक्शे में किस तरीके से तकसीम दिखाई गई, जाहिर की गई है, कौन से तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए दर्जे हरारत के लिए, देखिए दर्जे हरारत के लिए कौन सी लाइन बनी हुई है, ये बनी हुई है ना। तो इसको क्या कहते हैं, मसावी कद्रवत, क्या कहेंगे, मसावी कद्रवत। और अब ये रंग वाले नक्शे है ना, साया वाला नक्शा, रंग वाला नक्शा कहते हैं ना इसको हम लोग, तो साया वाला, इसमें 2 तरीके से इस्तेमाल किया गया। तो जो मसावी कद्र का है वो किसके लिए दिखाने के लिए किया गया, इसने दर्जे हरारत को दिखाने के लिए। और दूसरा किसको बता रहा है, बारिश को दिखाने के लिए कौन सा इस्तेमाल किया गया है, साये वाला नक्शे का इस्तेमाल किया गया। क्लियर हो गई बात, अभी क्लियर हो गई इस तरफ आप लोगों की बात। देखिए यहाँ पे दिख रहा है दर्जे हरारत के लिए निशान लगा हुआ, ये दिख रहा है निशान, ये सब दिख रहे ना, ये दर्जे हरारत को बता रहे। और ये जो है ये बारिश बताने के लिए साये वाले नक्शे का इस्तेमाल किया गया, जिसको हम लोग रंग वाला नक्शा भी कहते हैं और साया वाला नक्शा भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई बात आपकी। देखिए नक्शे में मसावी हरारती खतूत के लिहाज से ब्राजील का औसत दर्जे हरारत कितना है। देखिए औसत दर्जे हरारत पूछा है आपसे कितना है। अब याद रखें यहाँ पे 28 दिख रहा है आपको, तबाही इलाका है, गर्म इलाका है, तो जाहिर सी बात है दर्जे हरारत ज्यादा होगा, यहाँ पर होगा ना। तो फिर कम दर्जे हरारत कहाँ पर होगा, नीचे यहाँ पर होगा। लेकिन देखिए पंपास का इलाका है, ये जनूब का इलाका है, लेकिन इसमें यहाँ पे इसने दर्जे हरारत दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे जो दर्जे हरारत है वो यहाँ पर है 18 है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पे 18 दर्जे। इसमें सवाल था क्या था, नक्शे में मसावी हरारती खतूत के लिहाज से ब्राजील का औसत दर्जे हरारत कितना है। तो ब्राजील का औसत दर्जे हरारत कितना है, 18 दर्जे से लेके 28 दर्जे तक। ठीक है, क्लियर हो गई ये भी बात। उसके बाद किस हिस्से में ज्यादा बारिश होती है,
तो भाई ब्राजील में किस हिस्से में ज्यादा बारिश होती है? किस हिस्से में बारिश होती है? देखिए, अगर पूछता किस सिम्ट में बारिश हो रही है तो शुमाल के अंदर होती थी, है ना, शुमाल से बोलता था किस सिम्ट में, तो शुमाल के अंदर। लेकिन क्या पूछ रहा है, किस हिस्से में ज्यादा बारिश होती है? तो इस्तिवाई इलाके के अंदर। भाई देखिए, ब्राजील के अंदर इस्तिवाई इलाके के अंदर ज्यादा बारिश होती है। कितने मिलीमीटर बारिश होती है? 2000 मिलीमीटर बारिश होती है। इसको भी याद रखिए आप लोग। देखिए, उसके बाद ब्राजील की तरफ कौन कौन सी जानिब से हवाएं आती है? कौन कौन सी तरफ से हवाएं आ रही है? देखिए, निशान दिख रहा है एरो का आपको? आ रहा है निशान समझ में? तो आप इसको कैसे इसका जवाब देंगे? वेरी गुड। शुमाली, मशरिक और जुनूबी मशरिकी सिम से हवाएं आती है। इसके बाद पूछता है इन हवाओं को इसमें पूछता है, देखिए, इन हवाओं की वजह से किस किस्म की बारिश होती है? कौन सी किस्म की बारिश होगी इससे? देखिए, हाँ, एक पहले दूसरा सवाल पूछ रहा है। देखिए, इन हवाओं को किस रुकावट का सामना होता है? कौन सी रुकावट हो रही है यहाँ पे? तो देखिए, ये ब्राजील की बुलंद जमीन और ये अजीम उमूदी चट्टाना, तो इसकी रुकावट हो रही है। ठीक है, इन हवाओं की वजह से किस किस्म की बारिश होती है? मज़ामती बारिश होती है। और भारत में क्या, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मज़ामती बारिश ही होती है। ठीक, देखिए, इसके बाद ये हो गया आपका। देखिए, किस हिस्से में औसत दर्जे हरारत कम है? दर्जे हरारत किस हिस्से में कम है? ऊपर दर्जे हरारत रहेगा क्या कम? ऊपर ज्यादा है, तो दर्जे हरारत कम कहाँ रहेगा? जुनूब के सिमत में, है ना। तो आप क्या वहां पे लिखेंगे? नीचे लिख कर आएंगे तो मार्क्स मिलेंगे, जुनूबी सिमत में लिख कर। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है आपसे, ब्राजील में साए बारह का इलाका। जब साए बारह का इलाका पूछा तो हमको कैसा है, जल्दी से क्लिक हो जाना चाहिए कि साए बारह का इलाका किस सिमत में है? शुमाली मशरिकी सिमत में। ठीक है, देखिए, पहचान क्या बोल रहा है कि साए बारह का इलाका पहचानिए। तो हमने पहचान लिया कि भाई ये शुमाल है और ये मशरिक है, ये पहचान लिया। उसके बाद वहां की आबोहवा की कैफियत कैसी है? कैसी होगी? मरतूब होगी क्या? नहीं। भाई कैसी होगी? गर्म होगी ना, गर्म मरतूब आबोहवा है ना। यहाँ पे क्या होगी? गर्म आबोहवा होगी। भाई यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे जो होगी वो मुतदल होगी। साहिली समंदर के पास में क्या होगी? मुतदल होगी। उसकी बात को भी आप लोग याद रखें। देखिए, ये हो गया जवाब। अब किस हिस्से में दर्जे हरारत ज्यादा है? दर्जे हरारत ज्यादा का है इस्तिवाई इलाके के अंदर, शुमाली सिंध में ज्यादा है। देखिए, यहाँ पे अर्जुल बलद के लिहाज से ब्राजील के किस इलाके में मुंतक़े मुतदला की आबोहवा होगी? मुंतक़े मुतदला की आबोहवा कहाँ पर होगी? कहाँ पर होगी भाई? यहाँ पर होगी ना, जुनूबी सिमत में होगी। मुतदल आबोहवा होगी यहाँ पे, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा सर्द। ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। देखिए, ये एक है 0 से लेके 5 दर्जे शुमाल और जुनूब, यानी शुमाल में ये देखिए, ये 0 दिख रहा है यहाँ पर आपको, यहाँ की बात कर रहा है कि यहाँ पे शुमाल में 5 दर्जे और यहाँ जुनूब में 5 दर्जे की बात कर रहा है। पट्टों की हवाओं की कैफियत कैसी होगी? तो कैसी हवा होगी? यहाँ पे गर्म आबो हवा होगी। भाई इस्तिवाई इलाके के पास की जगह है ना, आप लोगों को मैंने बताया था ना कि भाई ये इस्तिवाई इलाका है। अब इस्तिवाई इलाके के अंदर क्या है, यहाँ पे आपको खत्ते सरतान मिल जाएगा, खत्ते जद्दी, तो ये बीच का जो जगह वो क्या होगी? हरारत है, मुंतक़े हारा का इलाका है। तो ये तो 5 ही बोल रहा है ना, यहाँ तो 23 दर्जे है। तो यहाँ की दोनों हवाएं कैसी यहाँ की रहेगी? गर्म रहेगी। और दोनों हवाएं किस सिमत में चलेगी? खत्ते इस्तवा की जानिब हवा चलेगी। ठीक है, ये भी क्लियर है आपका एकदम? अरे भाई क्लियर है? ठीक है, चले इसके बाद देखिए भारत के अंदर देखिए, यहां दिया है आपको 4000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश वाला इलाका कौन सा है। तो देखिए, यहां पर हम लोग देख लेंगे, पहले इशारिया देख लेंगे। तो डार्क रंग जो है वहां पे क्या है? 4000 से ज्यादा है ना। समझ में आ गया? 4000 से ज़्यादा है। फिर उसके मदारिज कम होते गए बारिश के, दर्जे हरारत के लिए फिर वही मसावी खत का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सवाल कि 4000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश वाला इलाका कौन सा है।
तो कौन सा इलाका है भाई? जुनूबी मगरिब और शुमाली मशरिक का इलाका। भाई यहाँ पे क्या है? मेघालय है, तो ज़्यादा बारिश है भाई। सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश इसी इलाके में होती है, तो इसको याद रखें। ये दोनों जवाब लिख देंगे, आपका जवाब हो जाएगा। भाई आपको समझ में आ रहा है? देखिए आसान है, सिर्फ ये डार्क रंग पहचानेंगे तो आपको सिमत याद होना चाहिए कि जुनूबी मगरिबी सिमत और शुमाली मशरिकी सिमत के अंदर ज़्यादा बारिश होती है, 4000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। उसके बाद क्या है? सबसे कम और सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत के इलाके बताइए। अब सबसे कम दर्जे हरारत और सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत। अब मुझे बताएं, दर्जे हरारत सबसे कम कहाँ पे रहेगा? दर्जे हरारत कम रहेगा शुमाल में रहेगा। क्यों? क्योंकि हिमालय का पहाड़ है, ठंडा है, तो दर्जे हरारत कम होगा। अब ज़्यादा दर्जे हरारत कहाँ पे रहेगा? तो रेगिस्तान के इलाके के अंदर रहेगा, है ना? कहाँ रहेगा? रेगिस्तानी इलाके के अंदर, मगरिबी सिंध में रेगिस्तानी इलाके के अंदर। सर्द सहरा, गर्म सहरा पढ़े ना आप लोगों ने, तो याद रखिए, ठीक है। देखिए उसके बाद किस सिमत में दर्जे हरारत बढ़ता चला जाता है? किस सिमत में दर्जे हरारत बढ़ता चला जाता है? किस सिमत में? देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि यहां से खते इस्तवा इस तरह से गुजरता है, ये खते सरतान गुजरता है ना? खते सरतान यहां से गुजरता है। अब मुझे बताए, खते इस्तवा नीचे होगा तो ऊपर दर्जे हरारत ज्यादा रहेगा कि नीचे की सिंध में दर्जा हरारत ज्यादा रहेगा? नीचे की सिंध में दर्जे हरारत ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये कौन सा इलाका है? मुंतक़े हारा का इलाका है ना, हरारत का इलाका है। तो सवाल क्या था हमारा? किस सिंध में दर्जे हरारत बढ़ता जा रहा है? तो जुनूब की सिंध में दर्जे हरारत बढ़ता जा रहा है। देखिए हवाओं की सिमत बताइए, उन हवाओं के नाम क्या है? तो भारत के अंदर किस सिमत से हवाएं चलती है? तो देखिए जुनूबी मगरिबी सिमत से शुमाली मशरिकी सिमत में चलती है। अब उसका पूछ रहा है कि नाम क्या है, कौन सी है? मानसूनी हवाएं। भारत में किन हवाओं के सबब बारिश होती है? मानसून की वजह से। बोलते हैं ना केरला में मानसून आ गया, तो भाई बॉम्बे में भी आ जाएगा, कहते हैं ना इस तरह से 8-10 दिन का। तो याद रखिए कि मानसूनी हवाओं की वजह से। उसके बाद दे रहा है राजस्थान के कुछ हिस्सों में रेगिस्तान नजर आता है, इसकी क्या वजह होगी? वेरी गुड, है ना, अरावली पहाड़ की वजह से। देखिए यहां पर क्या है, आपके अरावली पहाड़ है, तो ये मगरी जो यहां से हवाएं चलती है, ये क्या होती है? इसको टकरा के आगे चली जाती है शुमाली मशरिकी सिंध में। तो बारिश कहाँ हो जाएगी? अरावली पहाड़ के मशरिकी सिंध में बारिश हो जाएगी। तो उसके मगरिबी यानी अकब में बारिश होगी क्या? नहीं होगी, यानी उसके मगरिबी सिंध में बारिश नहीं होती है, कम बारिश होती है एकदम। क्लियर है यहाँ पर ये बात? इसकी वजह क्या है? भारत में ना राजस्थान के कुछ हिस्सों में रेगिस्तान नजर आता है, इसकी क्या वजह है? तो अरावली पहाड़ की वजह से, कि अरावली जो अपना मानसूनी हवाएं है वो अरावली पहाड़ से टकराकर शुमाली मशरिकी सिमत में चली जाती है, इसके लिए उसके अकब में बारिश कम होती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर है भारत से गुजरने वाला और दर्जे हरारत पर असरअंदाज होने वाला अर्जुल बलद खींचे। कौन सा अर्जुल बलद खींचेंगे आप? भारत से कौन सा अर्जुल बलद गुजरता है? भारत से कौन सा अर्जुल बलद गुजरता है? अर्जुल बलद, जिसको कहते हैं लैटिट्यूड, लेटा हुआ। भाई इस पे तो सवाल आता है कि भारत से कौन सा अर्जुल बलद गुजरता है, ब्राजील से कौन से 2 अर्जुल बलद गुजरते हैं? खते सरतान गुजरता है। मैंने कहा ना, बच्चे ऑब्जेक्टिव्स में मार खा जाते हैं, है ना? याद रखे, भारत से गुजरने वाला, भारत से गुजरने वाला, दर्जे हरारत पर असरअंदाज होने वाला। भाई यहां से जब गया है तो नीचे का इलाका गर्म है, ऊपर का सर्द है, तो असर कर रहा है ना, दर्जे हरारत पर असरात कर रहा है। कौन सा अर्जुल बलद? तो खते सरतान। याद रहेगा, है ना? ठीक है, चले चले।
देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको अच्छे से समझे आप लोग, है ना। देखिए नक्शे में आपको नक्शा अच्छे से याद करना है एकदम, है ना। अगर आप जरा भी गलती करें, देखिए एग्जाम्स के अंदर कभी कभार ऐसा होता है कि नक्शे के कलर आपस में मिल जाते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन आप एग्जाम में क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। कभी तो आपकी किस्मत अच्छी रही तो इंशाल्लाह आपको उसके भी मार्क्स मिल जाते हैं, है ना। लेकिन आपको अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, आपको अटेम्प्ट करना आपको बहुत ज़रूरी है, ये बात को आप भी अच्छे से याद रखें, ठीक है। नहीं सर, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर सदाबहार जंगलात कौन सा बताया है भाई, डार्क उसमें कलर में बताए गए। पतझड़ के जंगलात हल्के ज़्यादा दिखाए गए, यानी बहुत ज़्यादा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जंगलात कौन से हैं, पतझड़ के जंगलात है। कांटेदार जंगलात, ये कहाँ पे देखिए, ये कांटेदार दिख रहे सब और यहाँ पे दिख रहे हैं, तो कहाँ कहाँ पर हो गए, सवाल आ जाएगा अगर कभी। कांटेदार जंगलात कौन से इलाकों में, तो जजीरानुमा भारत और रेगिस्तान के इलाके में मगरबी सिंध में। हिमालय के जंगलात ऊपर है। साहिली जंगलात अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये डार्क आपको दिख रहा है, ये सब साहिली जंगलात है, ठीक है। देखिए नक्शे में आसानी से 4 मार्क्स मिलते हैं, कोई गलती ना करे, ठीक है। देखिए सुने, बर्फपोश इलाकों में कौन से जंगलात पाए जाते हैं, बर्फपोश इलाके यानी मगरबी इलाके के अंदर कौन से पाए जाते हैं, जंगलात पाए जाते हैं। तो देखिए ये तीनों भी है, इसको याद रखिए आप लोग। ये पहले वाली है सदाबहार, पतझड़ और कांटेदार। ये सवाल आएगा कि बर्फपोश इलाकों में कौन से जंगलात पाए जाते हैं, तो ये तीनों भी सदाबहार जंगलात, पतझड़ के जंगलात और कांटेदार जंगलात। उसके बाद है किन साहिली इलाकों में, देखिए साहिली इलाकों की बात कर रहा है, किन साहिली इलाकों में साहिली नबातात खास तौर पर नजर आते हैं। देखिए साहिली इलाके के अंदर आपको मैंने अभी बताया, देखिए ये दिख रहा है आपको, है ना, डार्क में साहिली जंगलात। सवाल क्या है, किन साहिली इलाकों में साहिली नबातात, किन साहिली इलाकों में की बात कर रहा है, नबातात के तौर पर नजर आती है। तो ये कौन सी सिमत का है, मशरिकी सिमत में है ना। तो इसका जवाब लिख कर आया भाई कि साहिली जंगलात किस तरफ है, मशरिकी सिमत में है। किस किस्म के जंगलात से भारत का ज्यादा इलाका घिरा हुआ है, पतझड़ के, देखिए ज्यादा है ना। अरे भाई समझ में आ रहा है, लाइट ग्रीन ज्यादा है, तो ये क्या पूछ रहा है, किस इलाके में जंगलात ज्यादा है भाई, है ना। किस किस्म के जंगलात भारत का ज्यादा इलाका घेर रहे हैं, तो ये पतझड़ के जंगलात। कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पर पाए जा रहे हैं, जजीरे नुमा में और रेगिस्तानी इलाके के अंदर, मगरबी सिमत में। देखिए आसानी से आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स, कुछ मेहनत नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा सिर्फ ध्यान दे आप लोग, आपको याद नहीं करना है, ना रटना है ना कुछ करना है, सिर्फ आपको नक्शे देखना है और उसको समझना है। क्लियर हो गई बात ये भी आपकी। देखिए इसमें आपसे सवाल पूछेगा कि दलदली इलाके में कौन से जानवर पाया जाता है, कौन सा जानवर पाया जाता है, एनाकोंडा, है ना। दलदली इलाके को क्या कहते हैं, पैंटानल। आपसे पूछेगा ब्राजील के अंदर सुनहरी तामरन, है ना, जो शेर की तरह दिखता है, वो कहाँ पे पाया जाता है, अमेज़न की वादी में। देखिए इस पे ऐसी सवाल आएगा। आपसे पूछेगा मकाऊ किस सिमत में है, कौन सी सिमत है, मशरिकी सिमत है ना, मशरिकी सिमत में है ना, ये जुनूबी मशरिकी सिमत में है, आप उसको लिखे। उसके बाद आपसे पूछेगा सवाल कौन सा जानवर है, ये परिंदा है, सॉरी कोंडूर, है ना। ये भी सवाल आ जाएगा आपसे कि भाई शुमाली मगरबी सिमत में कौन सा परिंदा पाया जाता है, कोंडूर है, ठीक है। ये क्लियर हो गए यहाँ पे ये सारी चीज़ें, इसके ऊपर इसी तरह के सवालात बनेंगे। इसमें आपसे कुछ सवालात आ भी सकते हैं, जैसे कि इस नक्शे के अंदर आपको कौन से जंगलात दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से जंगलात दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस्तवाई जंगलात, गर्म है ना, कांटेदार जंगलात,
गर्म पतझड़ के जंगलात, दिख रहे ना ये। आप इसको भी आप 3 जवाब तीन अपना लिख दे आप लोग जाके, आपके मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। इशारिया में देखें आप लोग, कभी भी नक्शा जब भी करे सबसे पहले इसका इशारिया पढ़े कि वो इशारे के जरिए से आपको क्या समझाना चाह रहा है। जब आप उसका इशारा ही नहीं समझेंगे तो आप गलत सिमत में चले जाएंगे। इशारे तो आपको समझ में आते हैं अच्छे से, है ना, तो आप उस पर ध्यान दें थोड़ा सा, ठीक है। पंपास का इलाका बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखें आप लोग, घास का मैदानी इलाका है ये, ठीक। चलिए देखें, क्लियर हो गया ये। चलिए देखिए, देखिए यहां पे आपको सवाल क्या पूछ रहा है, सबसे ज्यादा गुंजान आबादी वाले इलाके कौन से हैं, है ना। सबसे ज्यादा गुंजान आबादी, आप देखेंगे यहाँ पे ज्यादा डॉट्स दिख रहे हैं आपको। अब एक बात को याद रखें, एक बात को याद रखें, सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत कौन सी है, उत्तर प्रदेश है ना। तो यहाँ पे आगे हमारा गुंजान वाली, सबसे ज्यादा गुंजान आबादी वाली रियासत कौन सी है, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना। तो ये क्या है, ये ज्यादा आबादी वाली रियासत है। अब यहाँ पे देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये पूरी है ना। तो आप ये पूरी भी लिख कर आएंगे, चल जाएगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार और बंगाल, है ना। ये ज्यादा गुंजान आबादी वाली रियासत। पूछ रहा है सबसे कम गुंजान आबादी वाले इलाके कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको 100 से कम, है ना। ये देखिए यहाँ पर है एक नुक्ता, यहाँ पे क्या है, 2 लाख अफराद को दिखा रहा है। आप लोगों ने पढ़ा है ना 9th के अंदर, कोल्हापुर वगैरह के बारे में दिया हुआ था, सतारा वगैरह का। तो याद रखें सबसे कम गुंजान आबादी वाला इलाका, तो सबसे कम गुंजान आबादी वाला कौन सा इलाका है, अरुणाचल, सिक्किम और मिजोरम, ठीक है, समझ में आ गया। सिक्किम, अरुणाचल और मिजोरम। देखिए इस पे सवाल भी आ जाता है आपको कि भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत उत्तर प्रदेश, सबसे कम आबादी वाली रियासत सिक्किम, सबसे कम आबादी सबसे कम आबादी वाली रियासत गोवा, और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, राजस्थान, और सबसे छोटी गोवा है। देखिए रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी राजस्थान है और रकबे के लिहाज से सबसे छोटी कौन सी है, गोवा है। मेरे से भी गलती हो गई, ठीक है। देखिए आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश है ज्यादा, और कम आबादी में कौन सा आ जाएगा, सिक्किम, ठीक है। ये याद रहेगा, इसको याद रखें अच्छे तरीके से, ठीक है। क्लियर हो गया ये भी आपको। देखिए इसी तरीके से ब्राजील है, ब्राजील के अंदर में भी आपको सवाल दिए गए इसी तरीके से। किस हिस्से में आबादी बड़े पैमाने पर मरकूज नजर आती है, मरकूज बस्तियां कहां पाई जाती है, मरकूज बस्तियां कहां पाई जाती है, जहां पे पानी की दस्तयाबी हो, जरखेज जमीन हो, तो ऐसे ही इलाकों के अंदर क्या होगा, आबादी मरकूज रहेगी। भाई आप यहाँ पे पहाड़ पे जाके रहेंगे क्या, छोटी छोटी चीजों के लिए आना पड़ेगा, है ना। तो कहाँ पे बस्तियां आबाद रहती है, ज्यादा मरकूज रहती है, कहाँ पे मरकूज रहती है, दरिया के पास। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी कहाँ पर मरकूज है, यही बहरे ओकेनस के पास, जुनूबी बहरे ओकेनस के पास में है, जो कौन सी है, रियो डी जेनेरो और साओ पाउलो, ठीक है। ये क्या है, मशरिक के इलाके के अंदर सबसे ज्यादा आबादी है, कहाँ पर, ब्राजील के अंदर। किस हिस्से में आबादी इंतहाई कम है, सबसे कम का है, तो भाई सीधा उठा के ले लो आप, अमेज़न के अंदर। अमेज़न में कौन जाएगा मरने के लिए, जाएगा कोई नहीं जाएगा, ठीक है, और जाएगा तो आएगा नहीं बेचारा। क्लियर हो गई बात ये भी। चले देखिए यहाँ की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत पूछेगा तो रियो डी जेनेरो, दिख रहा है आपको, देखिए ये है। अब सबसे कम आबादी वाली रियासत कौन सी, रोराइमा, है ना। रायमा को रुलाओ जितना रुलाना है, आबादी बहुत कम है वहां पर, ठीक है। अब पूछेगा
सबसे अपना ब्राजील का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत अमेज़न है। हाँ, आवाज अच्छी है बेटा, है ना? ठीक है। अब सबसे छोटी रियासत कौन सी है? तो सेरगुपे, है ना? देखिए ये कंपैरिजन आपको याद होना चाहिए, है ना? पूरा के पूरा ब्राजील और भारत इसीलिए लिया गया है निसाब में कि दोनों की तबई साख्त यकसा है, दर्जे हरारत बोलो, मौसम बोलो, ये सब उसमें यकसा है। इसी वजह से ये दोनों को निसाब में शामिल किया गया। बात समझ में आ गई अली बीबी? अगर देखिए एक एक जो छोटे छोटे से सवाल है ना, इसी के ऊपर आपको एक जुमले में सवाल आ जाता है, तो इसमें बच्चे हमेशा गलती कर जाते हैं, तो इसको याद रखें अच्छे तरीके से। अच्छा, ब्राजील की दारुल हुकूमत कौन सा है? दारुल हुकूमत कौन सा है ब्राजील का? दारुल हुकूमत, हाँ? अच्छा, ब्राजील की राजधानी कौन सी है? तो वही तो पूछ रहा था मैं उर्दू में, दारुल हुकूमत। देखिए सवाल आपको घुमा के दे सकता है, ये नहीं पूछेगा कि ब्राजील की राजधानी, हो सकता है पूछ ले ब्राजील का दारुल हुकूमत कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए ब्रासीलिया। ब्रासीलिया इसका नाम कैसे आया? वहां पे एक दरख्त है, उसी के नाम से इसका नाम ब्रासीलिया रखा गया। ठीक है, चले देखिए तनासुबे जिन्स। अब इसमें सवाल आता है कि तनासुबे जिन्स यानी क्या? चलिए देखें, मैं देखिए ये तरसीमें काफ़ी इंपॉर्टेंट समझ के चले इसको, और ये एकदम समझे रमज़ान से पहले का हलवा है ना? इसको अच्छे से खा ले आप लोग एकदम, और बहुत आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। ये 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछी जाती है। कितने मार्क्स के लिए? 6 मार्क्स के लिए। तरसीम आपको 6 मार्क्स की आएगी। एक आएगी तरसीम बनाकर आप उसको सवाल के जवाब करें, और एक आएगी आपको तरसीम करने के लिए आएगी, है ना? ठीक है, चले देखिए यहाँ पे आपको ये सवाल आता है कि ये दोनों तरसीमें क्या जाहिर कर रही है, तो हम कैसे जवाब लिखेंगे? ये तरसीम ब्राजील और भारत की क्या है? तनासुबे जिन्स को जाहिर कर रही है। अच्छा, किस मुल्क में मर्दों की तादाद ज्यादा है? देखिए ये जो खत खींचा हुआ है ये औरतों की तादाद बता रहा है, मर्दों की नहीं। इसको याद रखें एक बार, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें पहले, ये मर्दों की नहीं बता रहा है ना? यहाँ पे दिखा रहा है तनासुबी मर्दों की तादाद, यहाँ पे ये औरतों के लिए बताया इसने, है ना? सॉरी, इसको ये नहीं, इसको औरतों के लिए बता रहा है इसमें तनासुबी जिन्स। अब देखिए किस मुल्क में मर्दों की तादाद ज्यादा है? भारत में ज्यादा है या ब्राजील में? हाँ, मर्दों की तादाद किस में ज्यादा है? ब्राजील में। भाई ये मैंने कहा ना अभी, ये औरतों के लिए है, ये बताएगी ये लकीरें लाल वाली खत जो खत, तो सबसे ज्यादा मर्दों की तादाद कहां पर है? भारत में है। देखिए इसको एक चीज को याद रखें कि भारत के अंदर मर्दों की तादाद ज्यादा है, ब्राजील के अंदर औरतों की तादाद ज्यादा है। ब्राजील के अंदर बूढ़ों की तादाद ज्यादा है, भारत के अंदर नौजवानों की तादाद ज्यादा है ना? इस चीज को याद रखें। देखिए किस मुल्क में औरतों की फी हजार तादाद ज्यादा है? ब्राजील के अंदर है। चले देखिए 2001 में एक के बाद किस मुल्क में खवातीन की तादाद में तेज रफ्तार से इजाफा हुआ? 2000, तो किस में ज्यादा हुआ है? ब्राजील में। देखिए इसको समझने के लिए एक और अच्छी चीज याद रखें, जहां भी खवानदा लोग होंगे, खवानदा यानी पढ़े लिखे लोग, तो वहां पर औरतों की तादाद आपको ज्यादा मिलेगी। ब्रॉड माइंडेड लोग होते हैं भाई, जहां ऑर्थोडॉक्स माइंड के लोग होते हैं वो लड़कियां पसंद नहीं करते। आप लोगों को मालूम है समाज के अंदर, है ना? एक से दूसरी लड़की हो गई तो रोना धोना शुरू। तो हमारे यहाँ के मुल्क में कैसा है, ज्यादातर ऑर्थोडॉक्स माइंड के लोग हैं। ये लोग कैसे हैं? पढ़े लिखे लोग हैं, इसके लिए यहाँ पे औरतों की तादाद ज्यादा है। ठीक है, देखिए इसके बाद 1961 में भारत में खवातीन की फी हजार तादाद कितनी है? भारत का पूछा है 1961 में कितनी है? 940।
देखिए कितने आसान मार्क्स है। थोड़ा सा सिर्फ मोबाइल से ध्यान हटा लो आप, कुछ दिन इस पर मेहनत कर लो, और जिस दिन लास्ट पेपर रहेगा उसके बाद आप भी आज़ाद हो जाना, है ना। ठीक, चलिए अब देखिए किस मुल्क में खवातीन की तादाद ज़्यादा है? ब्राज़ील के अंदर। ठीक है, क्लियर है ये एकदम, इसको आप कोई गलती ना करेंगे अब इसके बाद। देखिए ये नक्शा थोड़ा सा डाउटफुल सा लगता है, तो मैं इसको आपको इंशाल्लाह फिर कभी इसको एक्सप्लेन अच्छे से करवा दूंगा आपको। ठीक है, उससे पहले हम लोग ये कर लेते हैं टाइम की कमी की वजह से। देखिए अरसे हयात यानी क्या? अरसे हयात किसको कहते हैं भाई? उसकी पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक, यानी उस अरसे के अंदर कितने अरसे हयात हो रहा है। अरसा यानी साल और हयात यानी जिंदगी। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आपको सवाल ये रहता है कि 1990 से लेकर 2010 में की दहाई में भारत के, तो किसको बोला भारत का, तो हम भारत के नक्शे को देखेंगे। भारत का औसत अरसे हयात कितना इजाफा दिखाई दे रहा है हमको, कितना अरसे में इजाफा दिखाई दे रहा है। तो किसके बारे में पूछा है उसने आपसे? 1990, यानी इसके बारे में। देखिए इसको ये कॉन्सेप्ट बस याद रखिए आप लोग कि यहाँ पे सवाल है 1990 से लेके 2010। देखिए 1990 और 2010, तो ये हो गया इसका और ये हो गया इसकी, यहाँ पे ये आ गया इसका अरसे हयात। क्या कह रहा है इसमें सवाल में कि भारत के औसत अरसे हयात में कितना इजाफा दिखाई देता है। कितना इजाफा दिखाई दे रहा है आपको? इसको क्या करेंगे हम, ये 67 से 58 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 9। इसको याद रखें, जब भी इस तरीके से सवाल आए, इजाफा दो दहाई के दरमियान या दो दहाई के दरमियान में फर्क, तो क्या करेंगे, उसके ऊपर जो भी अरसे हयात हो या परसेंटेज हो उसको हम माइनस कर लेंगे, तो उससे हमारा जवाब आसानी से आ जाएगा। ठीक है, जहां पर आपको फर्क करने के लिए आएगा या इजाफे की बात करेगा। चलिए ये भी क्लियर हो गया आपको। इसमें सवाल ऐसे आएगा, बस यही आएगा एक तो आपको कि भाई 2016 में भारत का अरसे हयात कितना था, तो सीधा सीधा है 2016 से पूछा तो 68 लिख देंगे। लेकिन जहां दहाई में फर्क की बात आएगी या इजाफे की बात आएगी, तो वहां पर आप वो दोनों दहाइया जो बोलेगा, वो दोनों दहाइये की जो भी ऊपर की अपने अरसे हयात रहेगा या परसेंटेज रहेगा, उससे हम उसको क्या करेंगे, नफी कर लेंगे उसकी, तो हमारा जवाब आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ख्वानदा किसको कहते हैं भाई? पढ़े लिखे लोग। सवाल इसमें ऐसे, देखिए एक सवाल तो बहुत कॉमन आ जाता है कि ये तरसीम क्या जाहिर करती है, तो क्या जाहिर करिए, ख्वानदा की शरह, भारत और ब्राज़ील की ख्वानदा की शरह को जाहिर करिए, तो आसानी से 1 मार्क्स मिल जाता है आपको इसमें। फिर आ जाता है कि ज़्यादा ख्वानदगी वाला मुल्क कौन सा है, ज़्यादा पढ़े लिखे वाला कौन सा मुल्क दिख रहा है, तो देखिए 92% यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, जाहिर सी बात है पढ़े लिखे लोग हैं। अब यहाँ पे दे रहा है कि साल 2001 में, किसमें, भारत के अंदर, है ना, किसमें पूछ रहा है, भारत के अंदर। साल कौन सा है, 2001 के साल 2001 में भारत के मुकाबले ब्राजील की ख्वानदगी में कितने फीसद का इजाफा हुआ, किसमें, ब्राजील की 2000 इसमें। तो अब क्या हुआ, इजाफा हुआ, तो हम क्या करेंगे, 86.4 को क्या करेंगे हम लोग, 61 से हम क्या कर देंगे, इसको नफी कर देंगे, तो उसका जवाब क्या आ जाएगा आपका, मेरे ख्याल से कितना आना चाहिए, 25.4 आ जाएगा, है ना, 25 या 4 आ जाएगा, 25.4 आ जाना चाहिए। तो जो भी है आप लोग उसको माइनस कर लीजिएगा, उसको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करें आप लोग, थोड़ा सा वक्त कम है ना, ये बात को समझ ले आप लोग। आप लोगों को समझ में आ गई बात ये कि सिर्फ हाँ ही है, बोले हाँ बोलने वाले को 10 रुपये, नहीं बोलने वाले को कुछ नहीं, तो बोले हाँ बोलते रहो 10 रुपये, सिर्फ एज्यूम करो, फर्ज करते रहो, लेना नहीं है देना नहीं है कुछ भी। ठीक है, देखिए एक ये तरसीम देख ले आप लोग, हो सके तो थोड़ा सा इसको स्टार भी लगा लेना,
इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा ले आप इसको। देखिए इसको भी इंपॉर्टेंट निशान लगा के रख ले आप लोग। देखिए यहां पर आपको क्या दिया है, मजमुई कौमी पैदावार, यानी किसी भी मुल्क की कौमी मजमुई कौमी पैदावार, जिसको हम क्या कहते हैं, देखिए जीएनपी। अब देखिए यहाँ पे सवाल है आपको, 2016 में किस मुल्क की मजमुई कौमी पैदावार सबसे ज़्यादा थी और कितनी थी? 2016 का आ गया भाई, ये है। अब यहाँ पे देखिए नक्शे के अंदर आपको सबसे पहले ये मालूम करना है, ब्राज़ील के लिए कौन सा है, ब्लू, भारत के लिए रेड, रियासत मुत्तहिदा अमेरिका के लिए ग्रीन है। 2016 में किस मुल्क की मजमुई कौमी पैदावार सबसे ज़्यादा थी? तो भाई किस में है? अमेरिका में ही है। कितनी है? तो यहाँ देखिए 1800 और 1900 के बीच में, तो ये तकरीबन 1860 कम से कम आ जाएगी, ये 1860 के करीब आ जाएगा ये, है ना। तो इसको भी याद रखिए आप लोग। देखिए ब्राज़ील और भारत का मुवाजना करते हुए बताइए कि 1980 में किस मुल्क की मजमुई कौमी पैदावार ज़्यादा थी? किसमें बोल रहा है? 1980 के अंदर कह रहे हैं। कौन से मुल्क के बोल रहा है? ब्राज़ील और, तो ये देखिए ये दोनों है। क्या करेंगे इसको? भाई इसको माइनस कर देंगे, इसका जवाब आ जाएगा। ये सब ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही याद रखें, जहाँ पे भी मुवाजना की बात आएगी, इजाफे की कमी की, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, उनको माइनस कर लेंगे, तो आपका आंसर आता चला जाएगा और आपके आसानी से मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे। समझ में क्या हुआ? नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? देखिए यहाँ पर देखिए, इसको देखिए, यहाँ पे माइनस भी नहीं भी करे तो आपको मैं सीधे सीधे समझा देता हूँ। देखिए आप सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, इसमें 1980 की बात कर रहा है। क्या पूछ रहा है? मजमूई कौमी पैदावार ज़्यादा थी, किसकी ज़्यादा थी? आपको यहाँ देखिए ब्लू वाला ज़्यादा दिख रहा है, तो किसकी ज़्यादा होगी? ब्राज़ील की। ये देख के भी हम बता सकते हैं। देखिए बहुत सारे क्या है ना, नक्शों में जो है वो बराबर से निशानदेही नहीं है, ये भी एक समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। लेकिन आप इसको देखें, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो किस में ज़्यादा होगी? पूछा किसने कि भाई ज़्यादा किस में है, तो ज़्यादा किस में है? ब्राज़ील में। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ब्राज़ील के लिए कौन सा है, भारत के लिए कौन सा और अमेरिका के लिए कौन सा निशान यहाँ पर है। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर है। ये देखिए ये पूछ चुका है, ये 2024 से 25 के पेज में आ चुका है ये। देखिए इब्तदाई पेशा, सानवी पेशा और सलासी, ये आप तीनों भी इसको याद रखें। देखिए बस ये लास्ट है, इसको ख़त्म करते हैं। देखिए भारत और ब्राज़ील अंदरूनी मुल्क है ना, अंदरूनी मुल्क कह रहा है कि मजमूई पैदावार में मुख्तलिफ पेशों का हिस्सा, कि कौन कौन से मुख्तलिफ पेशों से लोग वाबस्ता है, उसका पूछ रहा है यहाँ पर। यहाँ क्या कह रहा है? मुख्तलिफ पेशों से मुंसलिक आबादी, यानी कौन कौन से पेशों से यहाँ की आबादी मुंसलिक है, यानी जुड़ी हुई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है? इब्तिदाई पेशों से मुंसलिक। अब जब पूछ रहा है इब्तिदाई पेशों से मुंसलिक, तो यहाँ पे क्या है? पेशों से मुंसलिक आबादी का पूछा। अगर मजमूई पूछेगा तो हम ऊपर के नक्शे में देखेंगे, लेकिन जहाँ पर पेशों से मुंसलिक पूछ लिया तो क्या देखिए ये है ना यहाँ पर, तो हम यहाँ देखेंगे, यानी इसमें देख लेंगे इसको। क्या पूछ रहा है? किस मुल्क की आबादी का फीसद ज़्यादा है इब्तिदाई पेशों में? इब्तिदाई में कौन सा है? ब्लू है, तो किस में ज़्यादा दिख रहा है आपको? भारत के अंदर ज़्यादा है। समझ में आ रही है? सिर्फ आपको समझना क्या है, सवाल आपसे क्या पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? देखिए यहाँ पे उसने पूछा है आपसे, देखिए पेशों से मुंसलिक, यहाँ पेशों से मुंसलिक है, तो ये नक्शे में देखेंगे। जब आपसे पूछेगा मजमूई पैदावार में मुख्तलिफ पेशों, तो ऊपर के नक्शे में देखेंगे। यहाँ पर आप इत्मीनान से सवाल पढ़े और पेंसिल का इस्तेमाल करना एग्जाम में। यहाँ जो सवाल है इसको निशान लगाए
और ऊपर जाके देखें उसको वहाँ पे निशान लगाए। आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पढ़ूँ और यहाँ ढूंढूँ, तो देखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे जवाब इसका। आप बात समझ में आई आपको? ये देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं हम, किस मुल्क की मजमूई मुल्की पैदावार। मजमूई पूछा तो क्या इसको देखेंगे या इस ये वाले इसको ऊपर वाले को देखेंगे, है ना। यहाँ पे मजमूई आ गया। सलासी पेशों का हिस्सा ज्यादा है। अब सलासी के लिए कौन सा निशान है हमारे पास? कौन ज्यादा है? ब्राजील ज्यादा है ना। भारत के अंदर इब्तिदाई पेशों से लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं और ब्राजील के अंदर सलासी पेशों से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। समझ में आ गई बात? देखिए, किस मुल्क की मजमूई मुल्की पैदावार में, मजमूई मुल्की पैदावार यहीं आ गए। सानवी पेशा, सानवी के लिए कौन सा है? ऑरेंज। कौन सा ज्यादा है भाई? 26 से 27। भाई ब्राजील में ज्यादा है ना। यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 27.5 है। तो क्या आ जाएगा? ब्राजील के अंदर ज्यादा है। भाई आसान है कि नहीं ज्योग्राफिया में पास होना? तो इंशाल्लाह आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पर, है ना। और अगर एक मौका और मिले तो मैं सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव्स चेक कर लूँ, क्योंकि देखिए बच्चे ज़्यादातर बड़े आंसर तो याद कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर गलती कर जाते हैं, है ना। ये एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस तजुर्बा रहा इस दौरान में कि मैंने देखा कि अक्सर बच्चे बड़े जवाब तो बड़े आसानी से लिख लेते हैं पॉइंट वाइज, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव्स को गलती कर बैठते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल गलत ना करें और दुआ करें कि आप सब पास हो जाए और अच्छे नंबरों से पास हो। और साथ ही साथ ये जो सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री का, इसके अंदर आप 100 में से 100 मार्क्स लेकर आए और अपनी स्कूलों का नाम रोशन करें, है ना। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये सेशन आसानी से समझ में आ गया होगा और कुछ डाउट रहेगा तो इंशाल्लाह हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बस ये ज्योग्राफिया का, आज ज्योग्राफिया का जो सेशन था ये आखिरी था। इसको मैं यहीं पे इसको ख़त्म करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बड़ी तादाद में आने के लिए, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज़।